हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने क्लास ANS क्लासेज में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका गुरु आनंद सिंह। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम लोग सीखेंगे द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं और उस पर आधारित बहुत से क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण वह समीकरण होता है जिसको हम लोग ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको द्विघात समीकरण क्यों बोलते हैं? द्वि मतलब दो, घात मतलब घात। तो इसमें जो वेरिएबल है इसका घात कितना है? 2। इसीलिए इस समीकरण को हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण में x क्या है? यह x एक वेरिएबल है, a, b और c एक वास्तविक संख्या है, यानी रियल नंबर होती हैं। चलिए हम लोग द्विघात समीकरण के कुछ उदाहरण देखते हैं। यह एक 2x² 5x + 3। चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं द्विघात समीकरण का। 2x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यह एक द्विघात समीकरण है जिसमें x एक वेरिएबल है, a की जगह पे 2, b की जगह पे 5, c की जगह पे 3। a, b, c यहाँ पे एक वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर है। तो यह एक द्विघात समीकरण हुआ। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए अगला एग्जांपल है 3x² - 2x + 9। यह भी एक द्विघात समीकरण है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी x के कितने घात हैं? 2 घात हैं। अच्छा, इसमें बताइए इसमें a का मान क्या होगा? इसमें a का मान है, यह सेम उसी फॉर्म में है जो फॉर्म हम लोगों ने ऊपर लिखा था, यानी ax² प्लस bx प्लस c। आइए दोनों की तुलना करें तो a इज इक्वल टू 3। अब आप बताइए b इज इक्वल टू 2 या -2? -2। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने b प्लस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 9। ठीक है, तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ ABC एक रियल नंबर है कि नहीं है? ठीक है, तो अब हमें जान गए कि द्विघात समीकरण होता क्या है, उसको लिखते कैसे हैं, उसमें A, B और C क्या होता है। ठीक है, ये क्लियर? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आइए अब सीखते हैं द्विघात समीकरण का मूल किसको कहते हैं। मूल को इंग्लिश में बोलते हैं रूट। अच्छा, एक चीज आप लोग नोट कर लीजिए, किसी भी समीकरण में वेरिएबल के जितने घातांक होंगे, यानी वेरिएबल का जो सबसे मैक्सिमम घात होगा, उस समीकरण के उतने ही सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, ये आपके नोट करके हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं मूल पे यानी रूट पे। किसी द्विघात समीकरण में x की वह वैल्यू जो इस समीकरण को सेटिस्फाई करती है
उसको बोलते हैं उस द्विघात समीकरण का मूल यानी रूट। या यूं कहें कि उस समीकरण को सॉल्व करने में x की जो भी वैल्यू आएगी उसे उस द्विघात समीकरण का मूल यानी रूट कहते हैं। क्या समझा आपने? किसी भी द्विघात समीकरण में ध्यान दीजिएगा x की वह वैल्यू जो उस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करती है, यानी मान लीजिए a की कोई वैल्यू हुई, b की कोई वैल्यू, c है कोई नंबर हो गया, ठीक है। अब x की कोई वैल्यू जिसको रखने पे यह समीकरण 0 के बराबर हो जाएगा तो वह x इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे। x के उस मान को हम उस समीकरण का मूल यानी रूट बोलेंगे। या दूसरे सेंस में अगर हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे और x की जो भी वैल्यू आएगी, सिंपल आसान शब्दों में इस समीकरण को सॉल्व करने पे x की जो भी वैल्यू आएगी वह उस समीकरण का मूल कही जाएगी, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं और समझेंगे कि मूल क्या होता है, ठीक है। आइए सीखते हैं मूल क्या होता है। समीकरण में वेरिएबल की वह वैल्यू जो इस समीकरण को संतुष्ट करती है यानी सेटिस्फाई करती है, वेरिएबल के उस मान को हम उस समीकरण का मूल यानी रूट कहते हैं। संतुष्ट करना मतलब कि उस समीकरण में x की वैल्यू रखने पे उस समीकरण का मान 0 हो जाए तो समीकरण सेटिस्फाई हो जाए। समीकरण को सेटिस्फाई करने का मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर हो जाए तो समीकरण सेटिस्फाइड कहलाता है। तो यहां फिर से एक बार देखते हैं समीकरण का मूल किसको बोलते हैं। x यहाँ पे वेरिएबल है x, तो हम समझते हैं अब x की वह वैल्यू जिसको इस समीकरण में रखने पर समीकरण का मान 0 हो जाए, x की उस वैल्यू को उस समीकरण का मूल यानी रूट कहते हैं, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई समीकरण 2x² माइनस 9x प्लस 10 है। अच्छा ये बताइए यहाँ पे a की क्या वैल्यू होगी? तुलना कीजिए इस समीकरण से। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड समीकरण है, मानक समीकरण। आपको हमेशा इसी समीकरण से तुलना करके a, b और c की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे a 2, b -9, c 10, ठीक है। ये तो जस्ट मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए a, b, c की वैल्यू बताई, ठीक है। चलिए इसका रूट मैं जानता हूं तो मैं जस्ट आपके एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूं, बाकी रूट निकालते कैसे हमें आगे सीखेंगे। यहां पे x की वैल्यू अगर 2 रखें, ठीक है, तो देखते हैं क्या आएगा। 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2 प्लस 10 क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी के 8 माइनस 9 दूनी 18 प्लस 10। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे हम इसको सॉल्व करने के लिए? BODMAS रूल जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। प्लस और प्लस, सबसे पहले प्लस करेंगे, ठीक है। तो 8 और 10 18, ठीक है। 18 माइनस 18, ठीक है। क्या हो गया? 0। हमने यहाँ पे x का मान क्या रखा था? 2। तो इसका मतलब x का मान 2 रखने पे इस समीकरण की वैल्यू 0 हो गई, यानी राइट हैंड साइड
शून्य था और x की वैल्यू 2 रखने पे लेफ्ट हैंड साइड भी शून्य हो गया, तो यह समीकरण सेटिस्फाइड हो गया। तो इस कंडीशन में 2 इस समीकरण का एक मूल कहा जाएगा। ठीक है, क्लियर। आगे हम क्वेश्चन करेंगे और उसको और क्लियर करेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण के हर द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी समीकरण में x, यहाँ पे हम वेरिएबल को x ही बोलेंगे, x के जितने घात होंगे उस समीकरण के उतने ही हल होंगे, यानी उस समीकरण के उतने ही मूल होंगे। ठीक है, तो द्विघात समीकरण में x के कितना घात? 2 घात। तो हर द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। ठीक है, उसको हम गणितीय भाषा में अल्फा और बीटा बोलते हैं। ठीक है, अब अल्फा बीटा क्या है ये हम आगे सीखेंगे। ठीक है, अल्फा बीटा निकालते कैसे हैं, गणित के मूल द्विघात समीकरण के मूल निकालते कैसे हैं, यह भी हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि गणित की भाषा में हम द्विघात समीकरण के मूल को अल्फा और बीटा डिनोट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं। और द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, यानी मानक समीकरण क्या होता है? ax² + bx + c। तो अल्फा और बीटा के मान क्या होंगे, यानी द्विघात समीकरण के 2 मूलों के मान क्या होंगे? तो इसका एक फार्मूला है, यह फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा और मुंह जवानी याद कर लीजिएगा। ठीक है, 2, 3, 4 बार याद कीजिएगा। ठीक है, जब तक कि याद ना हो जाए। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू होती है अल्फा = -b प्लस √ या हम इसको स्क्वायर रूट को √ भी बोलते हैं। ठीक है, यानी वर्गमूल। ठीक है, तो इसको हम अपने क्लास में √ बोलेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ जाइएगा। √ b² - 4ac सबके डिवाइडेड बाई 2a। ये तो हो गया पहला रूट, यानी अल्फा। बीटा की क्या वैल्यू होगी? -b माइनस, दोनों में यही एक अंतर है, -√b² - 4ac डिवाइडेड बाई, यानी सबके भागा 2a। भाग को बोलते हैं डिवाइड, तो डिवाइडेड बाई 2a। क्लियर? आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई एक क्वेश्चन करते हैं और अल्फा और बीटा के मान निकालते हैं। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोगों का क्वेश्चन है 2x² - 11x + 15 = 0, यानी 2x² - 11x + 15 = 0। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? या सॉल्व करना मतलब इसके मूल निकालना। मूल निकालना मतलब हमें x के मान पता करने हैं। कितने मान पता करने हैं? 2 मान। तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले एक फार्मूला पढ़ा था कि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा कैसे निकालते हैं। ठीक है, फार्मूला है। अच्छा, आप लोग अल्फा और बीटा से कुछ कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं कि यार अल्फा क्या है, बीटा क्या है? अल्फा और बीटा एक ग्रीक नंबर है। ठीक है, ग्रीक में अल्फा, बीटा, थीटा ये सब चलता है। तो यहाँ जस्ट 2 मूल को प्रदर्शित करने के लिए अल्फा और बीटा सिंबल का सहारा लिया गया है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अल्फा = -b प्लस √b² - 4ac/2a। ठीक है,
यानी माइनस बी प्लस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac टोटल का, ठीक है, सबके भागे 2a। बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। क्लियर? चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, यानी तुलना करेंगे और ए बी और सी के मान निकालेंगे, ठीक है। तुलना कीजिए, यहाँ पे एक का मान क्या आया 2, बी का मान क्या आया -11, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में बी प्लस में है और इस हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे -11 दिया हुआ है, तो बी का मान -11 होगा, सी का मान 15, ठीक है। तो चलिए इसके दोनों मूल को फाइंड आउट करते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। क्लियर? चलिए ठीक है, फाइंड आउट करते हैं अल्फा का मान, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ बी की वैल्यू है -11, तो माइनस बी की क्या वैल्यू होगी -11, तो क्या हो जाएगा माइनस गुणे माइनस इज इक्वल टू +11 प्लस अंडर रूट यानी वर्गमूल किसका, बी स्क्वायर, मतलब -11 गुणे -11, तो माइनस गुणे माइनस प्लस और 11 गुणे 11 121, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको और सिंपल करते हैं। थोड़ा हम एक स्टेप और पीछे जाते हैं, तो यहाँ पे हम माइनस, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन न हो, ठीक है, माइनस बी, ठीक है, फिर बी स्क्वायर मतलब -11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए सी मीन्स ए इंटू सी, 4 इंटू ए का मतलब 2, सी का मतलब 15, सबके भागे यानी डिवाइडेड बाई 2a, 2a मतलब 2 गुणे ए, क्या वैल्यू 2, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस, इसका मतलब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का मतलब होता है किसी ब्रैकेट के अंदर का माइनस है तो माइनस का गुणा हो जाएगा इससे, ठीक है। क्या हो जाएगा +11, तो प्लस लिखने की जरूरत है नहीं, तो हो जाएगा 11 प्लस -11 का होल स्क्वायर, क्या होगा -11 गुणे -11, मतलब माइनस का गुणा माइनस से होगा तो क्या होगा प्लस 11 का गुणा 11 से, तो क्या होगा 121 माइनस, इसको सॉल्व कीजिए, 4 दूनी 8 इंटू 15, क्या हो जाएगा 120 भागे 4, ठीक है। तो क्या हो गया 11 प्लस 120, 21 में से 120 गया 1, तो अंडर रूट 1 यानी 1 का वर्गमूल क्या होगा 1 बटा 4, तो 11 1 12 बटा 4 क्या हुआ
3। ठीक है, तो इसका एक रूट निकल गया। क्या निकल गया? 3। यानी अगर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू 3 रखेंगे तो इस पूरे समीकरण का मान क्या हो जाएगा? 0। यानी इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी इधर 0 इधर 0, दोनों पक्ष बराबर, तो समीकरण संतुष्ट। ठीक है, रख के देख लीजिए। 3 का स्क्वायर -3, तो हम जल्दी करेंगे। तो 3 3 9 दूनी 18, 18 और 55 33, माइनस 11 गुणे 3 33, तो 33 में से 33 गया 0। यानी क्लियर हो गया कि 3 इसका एक मूल है। ठीक है, हमने एक मूल तो निकाल लिया, अब निकालेंगे दूसरा मूल। तो चलिए एक मूल हम यहाँ पे लिख देते हैं। हमको यहाँ पे इस समीकरण का एक मूल अल्फा मिल गया है। कितना मिला? 3। अब हमको निकालना है बीटा। बीटा कैसे निकालेंगे? सिंपल, फार्मूला लगाइए और बीटा फाइंड आउट कीजिए। क्या होगा बीटा? हम लोगों ने अल्फा निकाल लिया तो हम लोग बीटा थोड़ा तेज निकालेंगे। ठीक है, तो -b, चलिए एक बार करके देख लेते हैं। -11 माइनस, आप लोग बताइए, -11 का स्क्वायर, अंडर रूट का मतलब वर्गमूल, स्क्वायर का मतलब वर्ग, यानी घाते 2। कहीं भी कंफ्यूजन हो आप लोगों को तो आप लोग संकोच मत कीजिएगा, बेझिझक बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आपके सजेशन को आने वाले क्लास में बिल्कुल इनकॉर्पोरेट करूंगा, यानी उसको जरूर प्रयोग में लाऊंगा। क्लियर? चलिए, और मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को एंटिसिपेट करने यानी पूर्वानुमान लगाने की कोशिश करता हूं, और जहां भी मुझे लगता है कि हमारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं उसको वहीं पे यथाशीघ्र यथासंभव सॉर्ट आउट यानी सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, ताकि आप लोगों को कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसीलिए हो सकता है मेरे वीडियो थोड़ा लंबे हो जाते हों, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है। ठीक है, या मेरी कोशिश रहती है कि कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। -11 का होल स्क्वायर, -4 इंटू AC, 4 गुणे A की वैल्यू 2, C की वैल्यू 15, सबके डिवाइडेड बाई 2A, यानी 2 गुणे 2। क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा ही था, माइनस इंटू -11 11 हो गया, -121 माइनस 120 बाई 4। तो यहाँ पे हम देखेंगे 11 माइनस 120 का अंडर रूट, 121 माइनस 120 क्या होगा? 1, अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 1 बाई 4, यानी 11 माइनस 1/4। 11 में से 1 गया 10, 10/4। इसको हम थोड़ा सा और सरलीकरण कर दें तो हम देखते हैं कि दोनों में 2 कॉमन है, यानी दोनों में से अगर हम 2 भाग दे दें तो यह और सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, यानी और साधारण रूप में आ जाएगा। चलिए 2 भाग दे देते हैं। हमने भिन्न में पढ़ा है कि अंश और हर में अगर सेम संख्या से भाग दें तो भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो क्या हो गया? 5/2। अब इससे सरल नहीं हो सकता अब। ठीक है, तो पहला रूट निकल गया 3, दूसरा रूट क्या निकला? 5/2। सिंपल, दूसरा रूट हो गया 5/2। तो यहां पे हम लोगों ने सीखा कि इस फार्मूले का यूज करते हुए किसी भी द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, यानी उसके मूल यानी रूट कैसे
निकालते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे इस फार्मूले से। ठीक है, अभी हम लोगों ने अल्फा और बीटा निकालने का जो भी फार्मूला सीखा है उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे और अपनी प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा सा हम लोग फास्ट करेंगे। ठीक है, तो अल्फा का मान ए का मान क्या हुआ 1। इतना तो आप लोग सीख चुके होंगे, इतना आप लोगों की पकड़ स्ट्रांग हो गई होगी, इतना मैं मानता हूं। ठीक है, बी का मान क्या हो गया -3, सी का मान क्या हो गया 2। चलिए यहाँ पे मैं अल्फा का मान निकालूंगा और बीटा का मान निकालने के लिए आपके ऊपर छोड़ दूंगा। आप लोग बीटा के मान निकालकर मुझको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तब मैं जानूंगा कि मेरा पढ़ाया हुआ सफल हो रहा है। नहीं तो मुझे लगेगा कि बस मैं ही मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग YouTube देखते हैं, जैसे ही वीडियो ख़त्म हुआ YouTube बंद और नूरा फतेही के गाने सुनना स्टार्ट। तो ऐसा मत कीजिए, जब तक सफलता नहीं मिलेगी नूरा फतेही गाने सुनना बंद कीजिए। ठीक है, अभी आपके लिए नूरा फतेही एक्स अल्फा बीटा यही सब हैं। ठीक है, नूरा फतेही और सबके आइटम सॉन्ग सुनना बंद कीजिए। अभी यहाँ पे आइटम सॉन्ग कीजिए, यहाँ पे डिस्को डांस कीजिए। ठीक है, चलिए अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो -b मतलब -b का मतलब -3 प्लस √b² मतलब -3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं इतना स्टेप फॉलो कर रहा हूँ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। जब आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये सब स्टेप्स आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं और कीजिएगा, तभी आप लोगों का टाइम बचेगा एग्जाम में। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों की स्पीड बढ़ जाएगी, कुछ कैलकुलेशन आप लोग दिमाग में कर लेंगे और आप लोगों का अच्छा खासा टाइम सेव होगा। ठीक है, तो -b² यानी -3 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या हो गया 1 गुणे c 2 बटा 2a यानी 2 गुणे 1। ठीक है, सॉल्व कीजिए। -3 क्या हो जाएगा +3 प्लस √-3 का होल स्क्वायर -3 गुणे -3 प्लस 9 माइनस 4 1 2 क्या होगा 4 1 4 गुणे 2 8 बटा 2 क्या हो जाएगा 3 प्लस 9 में से 8 गया 1 √1 क्या होगा 1 4 बटा 1 3 प्लस 1 बटा 2 यानी 4 बटा 2 4 बटा 2 क्या होगा 2। क्लियर, तो यहाँ पे अल्फा का मान निकल गया। ठीक है, अल्फा का मान हो गया 2। अब बीटा का मान निकालकर हमारे विद्यार्थी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, प्रॉमिस कीजिए आप बीटा का मान निकालेंगे और निकाल के कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे और मैं चेक करता हूं कि कौन कौन बीटा का मान सही निकाला। अगर कुछ बच्चे गलत निकाले होंगे तो हो सकता है कि मैं नेक्स्ट क्लास में या किसी और दिन वीडियो बना के इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करूंगा, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है अभी भी बीटा के मान निकालने में। शर्माने की जरूरत नहीं है। आप लोग 20 बार गलती करेंगे, मैं 20 बार सॉल्व कराऊंगा। मकसद क्या है, एग्जाम क्रैक करना और जिंदगी में किसी अच्छे पोजीशन पे होना। ठीक है,
और हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग मिल कर करेंगे। मेरी गाइडेंस, आपकी मेहनत, दोनों रंग लाएगी। ठीक है, प्रॉमिस कीजिए आप कोशिश करेंगे, जहाँ भी दिक्कत होगी मैं हूँ ना। चलिए आइए हम लोग अल्फा और बीटा से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स सीखते हैं, जो आप लोगों को मुँह ज़बानी याद होना चाहिए, ताकि आप लोग जब एग्ज़ाम में कोई ताकि जब आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यह टिप्स आपके समय बचाने में काफ़ी सहायक होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अल्फा और बीटा से रिलेटेड कुछ टिप्स सीखते हैं। ठीक है, देखिए हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c। माना इसके दो मूल हैं अल्फा और बीटा। तो पहला, दोनों में क्या कोरिलेशन है, इसी को मैं टिप्स बोल रहा था। ठीक है, जो कि आप लोगों को याद रखना मस्ट है, यानी याद रखना बहुत जरूरी है। क्या संबंध है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, अगर इसके दो मूल हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा और बीटा का योग किसके बराबर होगा, माइनस बी बाई ए के बराबर। ठीक है, यह हो गया पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन जिसको मैं टिप्स बोल रहा था, टिप्स क्यों, क्योंकि यह आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में सहायता करेगा। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा गुणे बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, यानी सी बाई ए, सी भागे ए। ठीक है, तो इसको आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए हम लोग सीखते हैं, आइए हम लोग द्विघात समीकरण से जुड़े हुए एक इम्पॉर्टेंट नोट को, यानी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते हैं। ठीक है, यदि किसी समीकरण के दो रूट हमको मालूम है, वो रूट है अल्फा और बीटा, तो समीकरण का रूप क्या होगा। ठीक है, उस समीकरण को कैसे लिखेंगे, तो उस समीकरण को हम लोग लिखते हैं ऐसे, x माइनस अल्फा इंटू का मतलब क्या होता है, गुणा, इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर x का मान अल्फा रख देंगे तो यह समीकरण अल्फा माइनस अल्फा 0 इंटू जो भी यहाँ पॉइंट हो 0। उसी तरह x माइनस बीटा में अगर बीटा x की वैल्यू बीटा रख दें तो बीटा माइनस बीटा 0, तो यह समीकरण एक 0 हो जाएगा इस साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो अभी तो हमारे इस फॉर्म में आया नहीं, तो इस फॉर्म में कैसे आएगा, जब हम गुणा करेंगे। तो अब जो हम फाइनल लाना चाह रहे थे, ठीक है, जो हम फाइनल लाना चाह रहे थे, जो कि आप लोगों को याद रखना जरूरी है कि अगर किसी भी द्विघात समीकरण का दो रूट पता है अल्फा और बीटा, तो उस द्विघात समीकरण का रूप इस फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आप लोगों को याद करना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे पूछ देता है कि मान लीजिए किसी, चलिए हम लोग एग्जाम्पल करके देखते हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा नहीं। मान लीजिए किसी द्विघात समीकरण के दो रूट अल्फा 2 और बीटा 1 है, वह द्विघात समीकरण क्या होगा, वह द्विघात समीकरण होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा क्या है 2, बीटा क्या है 1, 2 प्लस a इंटू
एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी 2 गुणे 1 इज इक्वल टू 0। आइए सॉल्व करते हैं। तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 3 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां करके देखा कि अगर किसी द्विघात समीकरण के 2 रूट पता हैं, कौन कौन से रूट हैं, 2 और 1, तो वह द्विघात समीकरण होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। आइए हम लोग सीखते हैं द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का विविक्तिकर क्या होता है। विविक्तिकर को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और इसको हम लोग इंग्लिश के लेटर डी से प्रदर्शित करते हैं यानी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो विविक्तिकर यानी डिस्क्रिमिनेंट यहाँ हम लोग शॉर्ट में डी बोलेंगे। डी का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, चलिए हम एग्जांपल करके देखते हैं। मान लीजिए कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका विविक्तिकर क्या होगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो -3, b क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, a क्या है 1, 4 इंटू 1 इंटू c 2, 4 इंटू 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8। तो d क्या हो जाएगा 1। हम सीख गए कि किसी भी द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट, या हम डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, यह फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप लोग सोचे होंगे कि विविक्तिकर यूज कहाँ होता है। इसका हम पढ़ तो लिए कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन इसका यूज कहाँ पे होगा। तो आइए हम सीखते हैं इस डिस्क्रिमिनेंट यानी d का यूज कहाँ है। ठीक है, चलिए सीखते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट का यूज होता है मूलों की प्रकृति निकालने में, यानी नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करने में। ठीक है, अब प्रकृति से क्या तात्पर्य है मेरा या आपका या मैथमेटिक्स का। प्रकृति इन द सेंस कि वह मूल परिमेय होगा यानी रेशनल होगा, कि अपरिमेय होगा यानी इरेशनल होगा, या दोनों बराबर होंगे, या कोई इमेजिनरी नंबर होगा। यह फाइंड आउट करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट का यूज करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट यानी डी की अलग अलग कंडीशंस पे हमारे रूट्स की प्रवृत्ति यानी नेचर बदलता रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं वह कौन कौन से कंडीशंस हैं जो हमारे रूट्स के नेचर को डिफाइन यानी परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं केस नंबर 1। चलिए देखते हैं पहला कंडीशन, अगर d ग्रेटर देन 0 यानी d की वैल्यू 0 से बड़ी है और d अपने आप में एक पूर्ण वर्ग हो। जैसे पूर्ण वर्ग मतलब वह किसी संख्या का वर्ग हो, जैसे 4, 9, 16, यह अपने आप में एक पूर्ण वर्ग है। 4 किसका वर्ग है 2 का, 9 किसका वर्ग है 3 का, ये हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर d का मान 0 से बड़ा हो और d अपने आप में एक पूर्ण वर्ग हो तो मूल परिमेय यानी रेशनल होगा और असमान होगा, यानी उसके 2 अलग अलग मूल होंगे, यानी उसके 2 अलग अलग रूट होंगे। ठीक है, क्या कंडीशन है, यदि d की वैल्यू 0 से बड़ी है और वह अपने आप में एक पूर्ण वर्ग है तो उस द्विघात समीकरण के मूल परिमेय होंगे यानी रेशनल नंबर होंगे और असमान होंगे, यानी उसके 2 डिफरेंट रूट होंगे।
परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है, ये हम लोगों ने नंबर सिस्टम वाली क्लास में पढ़ा था। तो जिनको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो प्लीज़ एक बार हमारी वो वाले वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा जरूर से, ठीक है। तो आप लोगों को परिमेय और अपरिमेय संख्या के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था x² माइनस 3x प्लस 2 का, ठीक है। इसका d निकालते हैं। d हम लोगों ने क्या पढ़ा था फार्मूला, चलिए आप लोग भूल गए होंगे तो मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूं, ठीक है। b² माइनस 4ac, तो b क्या हो गया -3, -3 इंटू -3 स्क्वायर का मतलब वही हुआ 9 माइनस 4 गुणे 1 गुणे 2, सी 2 है। तो 9 माइनस 8, तो क्या हो गया 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। 1 शून्य से बड़ा है कि नहीं है, 1 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, 1 किसका वर्ग है 1 का। तो यह कंडीशन फुलफिल हुई कि नहीं हुई। तो इसके मूल परिमेय होंगे कि अपरिमेय, परिमेय होंगे और असमान होंगे, यानी इसके दो अलग अलग मूल निकलेंगे। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके एक मूल आएगा 2, एक मूल आएगा 1। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। सॉल्व करना मैंने पहले ही आप लोगों को सिखा दिया है और उसका फार्मूला भी बता दिया है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे पहली कंडीशन देखी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन की ओर, ठीक है। आइए देखते हैं अगली कंडीशन पे। अगर d का मान 0 से बड़ा है, जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा था ना, d का मान 1 आया था, ठीक है, लेकिन वह पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पे तो जो हम लोगों ने पिछला एग्जाम्पल देखा था वहाँ पे d का मान क्या था 1, वह एक पूर्ण वर्ग था। लेकिन अगर मान लीजिए d एक पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसके रूट यानी मूल कैसे कैसे होंगे, उसके मूल अपरिमेय होंगे, यानी इर्रेशनल नंबर होगा और असमान होगा, यानी उसके दो अलग अलग रूट निकलेंगे और दोनों रूट अपरिमेय होंगे, ठीक है। क्लियर। क्या यहाँ पे हमको एग्जाम्पल करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि हम लोगों ने एक एग्जाम्पल करके देख लिया। सेम उसी तरह से आप कोई भी एक एग्जाम्पल लीजिए और देखिए d की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। चलिए आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। यार मेरा मन ही नहीं मानता बिना एग्जाम्पल के आगे बढ़ना, लगता है पता नहीं आप लोग क्लियर होंगे कि नहीं होंगे। तो चलिए करके देखते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल है x² माइनस 5x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे d की वैल्यू होगी, फार्मूला मैं ऊपर लिख दे रहा हूं यहाँ पे। अब आप लोग बताइए यहाँ पे d की क्या वैल्यू आएगी। d इज इक्वल टू b² मतलब -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 3, तो हो गया 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13। अब बताइए ये हमारी दूसरी कंडीशन फुलफिल कर रही है कि नहीं। t का मान 13 या 0 से बड़ा है, ठीक है, पहली कंडीशन पूरी। d एक पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, नहीं है, ठीक है, d एक पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका कोई एक पूर्णांक नहीं आएगा, ठीक है। तो 13 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसके जो रूट होंगे वह अपरिमेय यानी इर्रेशनल होंगे और असमान होंगे, ठीक है। इसका आप लोग रूट निकाल के देख लीजिएगा फार्मूले से। कौन से फार्मूले से?
माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a और दूसरा रूट माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a से। तो आप लोग फाइंड आउट करेंगे कि इसके रूट अपरिमेय हैं, यानी कुछ कन्नड़ी में आएगा, कन्नड़ी में 13 ऐसे आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी हो और पूर्ण वर्ग न हो तो इसके रूट अपरिमेय और असमान होंगे। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अगले कंडीशन की ओर। चलिए अगली कंडीशन है, अगर d की वैल्यू 0 हो तो मूल क्या होंगे? तो मूल परिमेय यानी रेशनल नंबर होंगे और समान होंगे, यानी अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू बराबर है। चलिए फटाक से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें d की क्या वैल्यू होगी? बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4 गुणे a गुणे 4। ये मैं क्या लिख रहा हूं अब तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये हो गया 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू क्या आई? 16, सॉरी d की वैल्यू क्या आई? 0। तो इस इक्वेशन के जो रूट होंगे वह परिमेय होगा और दोनों रूट बराबर होंगे। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की एक ही वैल्यू आएगी, वो है 2। ठीक है, 2 यानी अल्फा और बीटा दोनों बराबर हैं 2 के। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला कंडीशन और आखिरी कंडीशन देखते हैं। चलिए अगला कंडीशन देखते हैं, यदि d की वैल्यू 0 से छोटी हो तो मूल कैसे होंगे? तो मूल अवास्तविक यानी इमेजिनरी होंगे। ठीक है, अगर किसी भी द्विघात समीकरण में डिस्क्रिमिनेंट यानी d यानी विविक्तिकर की वैल्यू 0 से कम होगी तो उसके मूल अवास्तविक यानी इमेजिनरी होंगे। क्लियर। एग्जाम्पल देखा जाए। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसका विविक्तिकर यानी डिस्क्रिमिनेंट मैं नहीं निकालूंगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट आप लोग निकाल के बताइए कि क्या आएगा। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं। ठीक है, तो किसी ने निकाला, बताइए क्या आएगा डिस्क्रिमिनेंट। करेक्ट, 16 माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस 20। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है। तो जब भी आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आप लोग करके देख लीजिएगा, इसके जो रूट्स आएंगे वह अवास्तविक यानी इमेजिनरी आएगा। आप लोग सोच रहे होंगे अवास्तविक का क्या मतलब है, इमेजिनरी क्या होता है? तो इमेजिनरी मतलब अंडर रूट में कोई संख्या निगेटिव में आएगी, उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। आप लोग याद कर लीजिएगा, अगर किसी संख्या में अंडर रूट में माइनस में कोई संख्या हो तो उसको हम लोग अवास्तविक यानी इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। आइए हम लोग द्विघात समीकरण से जुड़े हुए कुछ टिप्स सीखते हैं जो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे। ठीक है, यह टिप्स आप लोग न केवल सीखिएगा बल्कि उसको याद भी कर लीजिएगा, यानी रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला टिप्स है, यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, ठीक है, तो
उस द्विघात समीकरण का एक कम से कम एक मूल एक अवश्य होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा जाए। चलिए इसी में हम एग्जाम्पल लिखते हैं। चलिए जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ए क्या है 1, बी क्या है -2, सी क्या है 1। तो ए बी और सी का जोड़ क्या होगा 1 -2 प्लस 1 क्या होगा 0। तो इसका कम से कम एक रूट एक अवश्य होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आइए देखते हैं अगला टिप्स। यदि ए बी सी तीनों एक ही साइन के हों, यानी या तो तीनों प्लस हों या तीनों माइनस हों, तो इस इक्वेशन के दोनों रूट निगेटिव होंगे। ठीक है, चलिए इसमें एग्जाम्पल नहीं देखेंगे, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, यानी क्यों हो, यानी या तो तीनों प्लस हों या तीनों माइनस हों, तो इसके दोनों रूट निगेटिव होंगे। ठीक है, तीसरा टिप्स है यदि ए और सी दोनों एक साइन के हों, यानी या ए प्लस हो सी प्लस हो और तथा बी से अलग हो, इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, तो समीकरण के दोनों मूल पॉजिटिव होंगे। हम लोगों ने अच्छा बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है यह पहले वाला। ए क्या है 1, साइन क्या है पॉजिटिव, सी क्या है 1, साइन क्या है पॉजिटिव। तो ए और सी के साइन दोनों सेम हुए और पॉजिटिव हुए। और बी क्या है -2, बी का साइन क्या हुआ नेगेटिव। यानी ए और बी के साइन से अलग होंगे, अलग हैं। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। आप करके देख लीजिएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले और अंतिम टिप्स की ओर। वह टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको लिख के याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले और अंतिम टिप्स की ओर। चलिए अगला और आखिरी टिप्स आज का, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के दो रूट अल्फा और बीटा हों, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इसकी वैल्यू -b/c होगी। इसको आप लोग याद करना है। ठीक है, यानी लर्न करना है। ठीक है, सेम अल्फा/बीटा प्लस बीटा/अल्फा इज इक्वल टू a² - 2ac/ac। यह भी आप लोग याद कर लीजिएगा। कंपटीशन में बहुत से क्वेश्चन डायरेक्टली इस फार्मूले पे आते हैं। ठीक है, तो इसमें समझने की कोई बात नहीं है, ये आप लोगों को याद करना है। इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करके देखेंगे। ठीक है, कि इस फार्मूले यानी इस टिप्स का क्या उपयोग है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने द्विघात समीकरण में काफ़ी कुछ सीखा। द्विघात समीकरण क्या होता है, उसके रूट्स क्या होते हैं, उसके रूट्स कैसे निकालते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में द्विघात समीकरण से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को करके हम लोगों ने जो भी थियरी पहले पढ़ी है उसका यूज कैसे होता है उसको हम लोग देखेंगे। और साथ में यह भी देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और उनको सॉल्व कैसे किया जाता है या उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए